हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीएल का एचएमए मॉडल पेपर पार्ट नंबर 13 करेंगे। कल रात मैंने आपको पार्ट नंबर 12 करवा दिया है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक मेरे मॉडल पेपर नहीं किए हैं वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो की मॉडल पेपर सारे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम अब तो आ ही गया है और बहुत से लोग इस समय सफ़र में भी होंगे, दूर दूर लोग सेंटर पड़े हैं। तो आराम से जाइएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा रिलैक्स भी जरूर कीजिएगा। ये नहीं सफर में जाके तुरंत ही पेपर देने कर पहुंच जाएंगे तो आप पेपर आपका अच्छा नहीं होगा, इस बात की गारंटी आप मेरे से ले लो। क्योंकि शरीर की जब थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दिमाग काम नहीं करता है। तो इस पर मैं एक स्पेशली वीडियो लेके आने वाला हूँ। कल पेपर से पहले आपको क्या करना है, कैसे अपने आपको एनर्जेटिक रखना है, कैसे अपने आपको मोटिवेट रखना है। कल सुबह सुबह आपको मैं 4 या 5 बजे वो वीडियो में अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। तो उस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपके अंदर एक नया जोश, नई एनर्जी आ जाएगी और देखना आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और आज सब लोग मुझसे कहेंगे कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मुझे सबके मुझसे यही सुनना है, गलत हुआ है, बेकार हुआ है, ऐसी गुंजाइश में रख ही नहीं रहा हूँ मैं आप लोगों से। क्योंकि मैंने आपके ऊपर बहुत मेहनत की है, या आपने जहाँ से ही पढ़ा होगा, आपने जिस चैनल से आपने पढ़ रखा है, हर किसी ने मेहनत किया आप लोगों के ऊपर। तो उसका रिजल्ट देने का वक्त अब आपका आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट मॉडल पेपर है, इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा। इसमें मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं, 5 क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिए हैं मैंने। ठीक है ना, एलिमेंट्री क्वेश्चन ज़्यादा ले लिए हैं मैंने। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि और ये अब तक का सबसे टफेस्ट मॉडल पेपर है मेरा, सबसे हार्ड मॉडल पेपर है। अगर आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत कठिन मॉडल मैंने बनाया है, समझ लीजिए। इसको बहुत, जिसकी तैयारी अच्छी होगी वही लोग इस मॉडल पेपर कर सकते हैं। ठीक है ना, एवरेज बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा याद से। तो कि जो पीडीएफ वगैरह होती है, जीके के जो क्वेश्चन वगैरह हैं जो मैं यहाँ नहीं करा पा रहा हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दे रहा हूँ। कल मैंने बहुत सारा जीके कंटेंट आपको दिया है मैंने, और आज भी शाम तक मैं आपको और कंटेंट दे दूंगा, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आपका। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को समाज में बदलाव लाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है, वो एक राजस्थान की लड़की हैं, उनका नाम है पायल जांगीड़, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2019 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड, जो मैत्री होता है ये भारत और किसके बीच में होता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास पढ़ाया था मैंने आपको, बताया था कौन के बीच है, थाईलैंड के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण के प्रति योगदान बढ़ाने के लिए एम हरियाली ऐप लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड, जो एम हरियाली ऐप है ये लॉन्च किया गया था आवासीय शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2019 को किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये समाप्त कर दिया गया था जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को, विधान परिषद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये। तो जो प्रथम लोकपाल है भारत के वो कौन है? वो है पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण प्रतिशत किस राज्य का अधिक है? तो फ्रेंड, मैंने वन रिपोर्ट 2019 के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो से लगातार क्वेश्चन फंस रहे हैं। एसएससी वगैरह जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जब जब वन रिपोर्ट आती है ना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। लास्ट टाइम एनसीएल में इसका एग्जाम आया था, जब लास्ट रिपोर्ट आई थी 2018 वाली। ठीक है ना, तो फिर जो 2019 की रिपोर्ट है, सबसे परसेंटेज में पूछा यार ना, इसका बहुत से लोग आंसर मध्य प्रदेश लगा देंगे। इसका आंसर मध्य प्रदेश नहीं है, इसका आंसर लगाएंगे मिजोरम। पूछो क्यों? क्योंकि आप प्रतिशत पूछा है, अगर प्रतिशत पूछेगा तो आप लगाएंगे मिजोरम। यहाँ पे टोटल कितना वन है? तो 84.5 के लमसम में है। ठीक है, और मध्य क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तब आपका आंसर लगेगा मध्य प्रदेश। ठीक है ना, तो उसको याद रखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन है, 2020 में किस खिलाड़ी को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, पद्म विभूषण पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे भारत का, और ये ऐसी पहली खिलाड़ी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। और वो है एमसी मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और उनका ये कौन से खेल से बिलोंग करती हैं? तो ये आप सबको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बॉक्सिंग से करती हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, काफी रिपीट हो रहा है ये रिसेंटली एग्जामों में ये। तो फ्रेंड, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का जो पुरुष एकल खिताब है वो जीता है आपके नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है ना, और ये लिया गया है, ये प्रावधान जो हमने लिया है ये लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
गुरुदेव उपनाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो गुरुदेव की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसने खोज की थी कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? तो फ्रेंड, इस खोज के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये किसने करी थी? ये की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड, विटामिन के का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? तो फ्रेंड, चाकू से काटा जा सकता है, ये बहुत सॉफ्ट धातुएं होती हैं और काफ़ी रिएक्टिव भी होती हैं। तो वो है हमारी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो राइट आंसर होगा आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड। तो सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? उभयधर्मी का मतलब होता है जो अम्ल और क्षार दोनों तरफ व्यवहार करता है। तो फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का सवाल है ऑक्साइड उभयधर्मी वाला, आप आंख बंद करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निशान लगा देना, क्योंकि इसका ऑप्शन में एल्यूमिनियम जरूर दिया होगा आपके। राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है? तो फ्रेंड, सबको पता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, तो जो धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, याद रखना। हाँ? और इसकी जो खोज की थी वो की थी जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? अगर आप नीचे हथौड़ा पड़ा है, उसको आपने खाली उठाया है, तो उसमें क्या होगा? स्थिति ऊर्जा आ जाएगी उसमें। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों डैश के होते हैं? तो फ्रेंड, जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या। जब किसी तत्व के परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसको हम समस्थानिक बोल देते हैं। तो राइट आंसर होगा आपको न्यूट्रॉन संख्या, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इसको लिख दो जरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? शैवाल आपने देखा हो ना, हरे रंग की जो काई वगैरह होती है समुद्र वगैरह में, या कहीं पे के अंदर नाला वगैरह होता है, या दलदल टाइप का होता है ना, ऊपर से एक हरी रंग की परत जैसी रहती है शैवाल की, उसी को शैवाल बोला जाता है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, और शैवाल अगर ज्यादा हो जाएगी समुद्र तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि सारे ऑक्सीजन ये ले लेते हैं, तो जानवर जो होते हैं उसके नीचे जो जीव जंतु होते हैं मर जाते हैं वो। इसलिए उनको नियंत्रित करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में उच्च ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड, जो हमारे यहाँ पे ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, उसका रीजन क्या होता है? ये आपने कक्षा 8 या 9 में पढ़ा होगा आपने। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो पृथ्वी पे उसका असर डालता है। तो राइट आंसर होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से मैथ क्वेश्चन शुरू होते हैं, फटाफट करेंगे क्वेश्चनों को बिना किसी देरी के। मोहन एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो निश्चित दूरी कितनी होगी? तो फ्रेंड, इस टाइप के सवाल मैं आपको करा चुका हूँ। इस टाइप के सवाल करने का एक फॉर्मूला होता है। जब भी ऐसा सवाल दे, स्टेटमेंट दे कि इस स्पीड से चला तो जल्दी पहुंच गया, इस स्पीड से चला तो लेट पहुंच गया, या जल्दी जल्दी पहुंच गया, लेट लेट पहुंच गया, इस टाइप के स्टेटमेंट दिए होते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, वो होता है डिस्टेंस बराबर होता है ए इंटू बी अपॉन ए माइनस बी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टाइम डिफरेंस, ठीक है ना। अब ए और बी क्या है? ए और बी होता है जैसे जो स्पीड दी है, ए मानो पहली स्पीड, बी मानो दूसरी स्पीड, फिर उन्हीं का अंतर नीचे, और टाइम डिफरेंस। अब देखिए 3 मिनट पहले पहुंच जाता है और 1 मिनट देरी पहुंचता है। जब अलग अलग दिया होगा तो आप इनको जोड़ देंगे, और जब एक ही जैसे चीज दिया होगा तो उसको घटा देंगे, ठीक है ना। तो करते हैं इसको रेज करो। तो डी बराबर हो जाएगा, पहले कितना दिया 57, दूसरा दिया 51, फिर इन्हीं का अंतर कितना आएगा 6, 6 आएगा ना, 57, हाँ 6 आएगा। टाइम टेबल कितना 3 मिनट पहले पहुंचता है और देरी से पहुंचता है, 4 हो जाएगा यहाँ पे। ये मिनट में घंटे नहीं करेंगे तो बट्टा 60 हम कर देंगे। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब काट दो, देखो ये कट जाएगा आपका, 4 कम 4 और 15 चौके 60, 1/15, ठीक है ना। 57 इंटू 51 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? ये आएगा 2907। मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है तो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर आएगा 2907
और नीचे आएगा 15 छिक्का 90, नीचे 15 6 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 90। जब इसको आप काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32.3 किलोमीटर, जो कि आपका आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32.3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यात्रा की शुरुआत में कार का ऑडोमीटर 3000 किलोमीटर और यात्रा की समाप्ति पर 3400 किलोमीटर बताता है। ऑडोमीटर समझते हैं ना, जो मीटर होता है, जो स्पीड को, जो दूरी आप कितना चल चुके हैं, मीटर होता है ना गाड़ी में जो चलता है, उसी को ऑडोमीटर बोला जाता है, जो आपके द्वारा चली गई दूरी को बताता है। तो यात्रा शुरुआत करने से पहले तो उसमें 3000 किलोमीटर रीडिंग दिखा रहा था, जब आपने यात्रा कर ली तो उसमें 3400 किलोमीटर रीडिंग दिखाने लगा। यात्रा कितनी देर तक करी आपने, तो 8 घंटे समय लगता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे समय लगता है तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे देख लीजिए, टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 3000 किलोमीटर दिखाई रहा था, 3400 ने आपने ओवरऑल चले कितने हैं, 400 किलोमीटर तो आप चलेंगे इसका मतलब, तो आप 400 किलोमीटर चल चुके हैं, क्योंकि 3000 तो पहले से रीडिंग थी, 3400 बाद में दिखाया, तो 400 किलोमीटर आप चल चुके हैं। किस स्पीड से, कितने देर में, 8 की स्पीड से, सॉरी 8 घंटे समय लिया आपने। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो आपकी स्पीड निकल आएगी, सॉरी यहाँ से स्पीड आएगी ना, स्पीड डिस्टेंस लिख रहा हूँ मैं, स्पीड कितनी आ गई, ये हो गया आवर में। तो आपके आ गया 8 पंजे 40, 50 किलोमीटर पर आवर। अब आंसर ये नहीं है, ये तो किलोमीटर पर घंटे पर आपका आंसर आया है, हमको निकालना है क्या, मीटर पर सेकंड, बस ट्विस्ट यहीं पे सवाल में। और अगर ऑप्शन में 50 दिया होता ना तो बहुत सारे स्टूडेंट 50 लगाए आते। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना चला, ठीक है ना। एग्जाम में तो एग्जाम में जब देगा ना सवाल तो 50 जरूर देगा वो आपको, ताकि आप गलत करें, और 70% लोग गलत करेंगे इसको। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिखाई रखा है मैंने आपको, 2 से काट दो, 2 × 18, ये कट जाएगा 25 बार में, तो जाएगा 25 25 125 बट्टे 9, इसको काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 3 12, 3 35, 9 3 27, तो 35, 5 3 8, दशम लगाया, जीरो बढ़ाया, 9 निम 81, तो ये लमसम आपका आ जाएगा फ्रेंड्स ये 13.9। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13.9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत सा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है टाइम एंड वर्क का। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी उसी काम को। तो बताइए 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत सा सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, इस टाइप के सवाल रेलवे वगैरह तो पूछे जाते ही हैं, वैंसल भी पूछ सकता है अगर उसको कठिन पेपर बनाना होगा तो। ठीक है ना। मैंने आपसे पहले ही कहा था आज का पेपर थोड़ा टफ है मेरा, मेरे का लास्ट मॉडल पेपर है, टफ टफ चिल्लाते थे आप, तो इस बार टफ ही देता हूँ मैं आपको, देखता हूँ कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स इस तरह के सवाल हम कैसे करते हैं अब आपको सिखाता हूँ मैं। कुछ नहीं करना होता है, पहले बोला 6 पुरुष, तो 6 पुरुष को हम मैन मान लेते हैं, 6M, प्लस और बोला है ना 8 लड़के, यानी 8 बॉय, कितने दिन में करते हैं, ये 10 दिन में करते हैं, बराबर दूसरे स्टेट में से लिखेंगे 26 पुरुष, 26 मैन, प्लस 48 बॉय, ये कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं 2 दिन में, 2 दिन। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, M1D1 अपॉन W1, M2D2 अपॉन D2, नहीं MDH वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको टाइम, उसी फॉर्मूले से मैं कर रहा हूँ, कभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए 2 से तो ये 5 बार कट जाएगा ना, 2 पंजे 10, आप इसकी मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, ये आएगा 6 पंजे 30M, प्लस 8 पंजे 40B, यहाँ कितना बचा 26M, प्लस 48B, आगे कर लेते हैं इसको, तो 30 में 26 जाएगा, यहाँ बचेगा 4M, M एक तरफ कर लेंगे हम, बराबर 8B। ठीक है ना, 8B बचेगा ना, 48 40, हाँ 8B बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी एक मैन जो है वो 2 लड़कों के बराबर है, या हम कह सकते हैं 2 लड़के हैं 1 आदमी के बराबर है, यानी रेशो को मिल गया। M/B का मान आ गया हमारे पास, कितना आ गया, ये आ गया 2/A, यानी 2M 1 बॉय के बराबर है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम टोटल वर्क पहले निकालते हैं, टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे निकल जाता है, आप किसी भी एक जो बराबर जो लिखा हुआ है ना, चाहे आप इधर MB का मान रख दे, चाहे आप इधर MB का मान रख दे, आपका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो हम टोटल वर्क निकालते हैं, 6M + 8B,
6m प्लस 8b इंटू 10 से निकालते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है 12, तो 6m 6 दूनी 12 और 8m 8 का 12 दूना 20 बीतन 200 200 आएगा ना फ्रेंड्स। रुकिए गलती निकल दी मैंने। 1m बराबर 2b, m अपॉन b बराबर 2 और 1। सही है, हाँ आ गया। तो आ गया हमारा 200 आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ गया 200। ये टोटल वर्क आ गया ना, हमको काम हमको पता है 200 काम हमको करना है। अगला स्टेप ने क्या करा है, तो बताइए 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में, अब उसे यानी काम को, काम हमको पहले नहीं पता था, हमने काम निकालना बहुत जरूरी था पहले हमको ना, क्योंकि जब काम निकलेगा तब तो हम बता पाएंगे कि इतने लोग कितने दिन में काम पूरा करेंगे, चाहे ऐसी बात है। तो 15 पुरुष 20 लड़के, तो 15 मैन और 20 बॉय कितने दिन में करेंगे, सवाल तो यही पूछ रहा हमसे। तो कर लेते हैं, m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू 2 आई थी और b की वैल्यू 1 यहाँ से रख लेते हैं हम। तो हो जाएगा 15 दूना 30, हो जाएगा 20 बराबर 200। तो काम था ही 30 50 बराबर 200, तो एक बराबर कितना आएगा 50 चौका 4, यानी 4 दिन में वो लोग मिलकर काम कर लेंगे। तो राइट आंसर हो गया आपका 4 दिन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, जो समझ नहीं आया दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, टाइम बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, राम तथा श्याम मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला श्याम इस काम को कितने दिन में करेगा। तो फटाफट करते हैं सवाल को। राम को हम आर मान लेते हैं, ये करता है 20 दिन में, और राम और श्याम तो आर प्लस एस ये करता है 12 दिन में। तो ऐसा मल्टीपल लो जो दोनों से कट जाए, तो 20 या 60, 60 ऐसा है जो 12 से कट जाएगा, तो 20 या 60, 12 पंजे 60। ठीक है, तो हमसे पूछा है श्याम, तो देखिए श्याम का मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए आर प्लस एस की वैल्यू कितनी है 5 और आर की वैल्यू कितनी है 2, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और टोटल काम कितना है, अब मैंने ऐसे निकाला, देखो शॉर्टकट नहीं मारता हूँ मैं, पूरा दिखा देता हूँ आपको। आर प्लस एस की वैल्यू कितनी है, ये 5 और आर की वैल्यू कितनी है 3। जब श्याम अकेले करता है तो एस कितना आ गया 2, इसलिए श्याम काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 60 का, 2 की स्पीड से काम करेगा कितने दिन लगेंगे, उसको लगेंगे 30 दिन। तो राइट आंसर हो गया आपका 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए 8.33% प्रति वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज 1500 प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से, ये जो वाली वैल्यू दे दी है। तो जब परसेंटेज में, तो वैसे परसेंटेज ढंग से मैंने पढ़ा नहीं पाया इस बार आपको एनसीएल के चक्कर में, क्योंकि सिलेबस बहुत लेट पता लगा और थोड़ी तैयारी मैंने लेट ज़्यादा शुरू कराई, तो प्रॉपर तरीके से तैयारी हो नहीं पाई। इसलिए हम रेलवे जो तैयारी कराएंगे प्रॉपर तरीके से तैयारी आपकी होगी, एक एक चीज़ समझा के चलूंगा मैं आपको। तो फिलहाल जो 8.33 की वैल्यू होती है हम डायरेक्ट निकालेंगे फ्रैक्शन में कितनी होती है। तो आपको यह रखना है फ्रेंड, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। 8.33 की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो होती है 1/12, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद अब क्या कर रहा है, निश्चित धनराशि 5 वर्षों के लिए, तो हम नीचे वाले को क्या मानते हैं, इसमें नीचे वाले को मूलधन मानते हैं हम, ऊपर वाले को ऐसा ही मानते हैं। जैसे उसमें सीपी और एसपी नहीं मानते थे, नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस होता था, ऊपर वाला क्या होता था, जब भी लाभ हानि होता था जोड़ देते थे, हानि होता था घटा देते थे, ऊपर हमारा विक्रय मूल्य था। वैसे इसमें भी होता है। तो ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा ऐसा ही हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा ही 1 साल का है, बात हो रही 5 साल की होती है, इसको हम 5 कर सकते हैं, यानी 5 किसके बराबर है 1500 के बराबर है, क्योंकि ब्याज हमको कितना प्राप्त हुआ 1500। तो जो ब्याज है 1 साल ना होकर 5 साल है, तो 5 इससे मल्टीप्लाई कर दी 5 हो गया। ब्याज कितना मिला 1500, तो ये ब्याज जो होगा इसके बराबर होगा। तो एक का मान कितना होगा 300, होगा कि नहीं होगा। जब एक का मान 300 होगा तो मूलधन कितना होगा, मूलधन हमारा कितना है 12 इंटू 300, तो 12 3 36, तो यानी जो मूलधन कितना है वो 3600 रुपये है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना, ये सवाल वो लोग तो कर लेंगे जिनकी मैथ अच्छी है, जिनकी मैथ वीक होगी वो सवाल थोड़ा उनको समझ रहा लेट लगेगा, और जो लोग मैथ करते रहते हैं उनके लिए तो सवाल बहुत ईजी है। वो फटाक से, ये सवाल सेकंडों का सवाल है, समझिए सेकंडों का सवाल। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आएगा दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज 320 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पूछे क्यों, क्योंकि ये सवाल इतना ट्रेंडिंग चल रहा है समय ना, ये सवाल यही डिप्टो सवाल एसएससी सीएचएसएल में भी आया था, रेलवे जेई एग्जाम में भी आ चुका है, और रेलवे जो एनटीपीसी एग्जाम जो लास्ट ईयर हुआ था 2016 में उसमें भी सवाल आ चुका है। आप सोचिए ये सवाल कितना रिपीट, और डिक्टो यही नंबर, कोई चेंजेस नहीं, यही चीज़ है।
ठीक है, तो इस सवाल का एक फॉर्मूला होता है, आप याद करिए, शॉर्टकट में आपका आंसर निकल आएगा। तो आर बराबर होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा हमसे, ब्याज पूछा ना, तो आर और ब्याज हो गया, इसका फॉर्मूला होता है सी आई माइनस एस आई अपॉन 1/2 एस आई। अब परसेंटेज तो 100% कर ही देते हैं, इसमें कुछ नया तो है नहीं, इसका मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आर बराबर होगा, सी आई कितना था 328 चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज कितना था 300, कितना था 320 बट्टे 1/2 गुणा 320, जो एस आई इंटू 100%। अब देख कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 8, नीचे कितना हो जाएगा 2 से काट दीजिए, आ जाएगा 160 गुणा 100। 3 नीचे कट जाएगा आपका, 8 दूनी 16, 1/20, ये कट जाएगा 8 का 8, 8 दूनी 16, 20, 20 पंजे 100, यानी 5%। तो राइट आंसर हो गया आपका 5%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 3 विभाग कला वर्ग, विज्ञान वर्ग तथा वाणिज्य वर्ग हैं, जिसमें क्रमशः 60, 40 तथा 100 छात्र हैं, जिनका भार क्रमशः 52 किलोग्राम, 58 किलोग्राम तथा 55 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या है? तो फ्रेंड बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। तो सवाल कैसे हम करते हैं, फटाफट देखिए। पूरी कक्षा का औसत भार पूछा है, तो पहले विज्ञान वर्ग में कितने स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, और इनका औसत भार कितना है 52 है, तो लिख लिया हमने 52 प्लस, अगला क्या कह रहा है 40 स्टूडेंट है, इनका औसत भार कितना है 58 है, 58 कर लिया, प्लस अगला कितना है 100 छात्र हैं, और इनका औसत भार कितना है 55 बट्टे टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 60, 40, 100, 100, 100, 200। तो औसत यही होता है, कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। अब यहाँ से बस गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या आएगा देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका जो गुणा करेंगे कितना आएगा, जो ऊपर आप गुणा करें 60 गुणा 52 गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3120, प्लस उसका करेंगे 2320, प्लस 5500 भागे 200 तो है ही, इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 10,940 भागा 200, एक दूसरे उड़ा दो, तो 20, 20 पंजे 100, 100 बचा 9, 94, तो 20 तियाँ 20 का 20 चौका 80, 80 14 पॉइंट का 0 बढ़ाया 20 140, तो 54.7 किलोग्राम पूरी कक्षा का औसत भार है। तो राइट आंसर होगा आपका 54.7 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़कर 8100 हो गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो फ्रेंड बेस वैल्यू पहले कितनी थी 7200 थी, अब बढ़ के कितनी हुई 8100, तो ओवरऑल कितने का वेतन बढ़ा है, तो ओवरऑल उसका वेतन बढ़ा है, जो लाभ जो प्रॉफिट उसको हुआ, कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको वेतन में 81 और 72 900, सॉरी 8 और हाँ 900 का बढ़ोतरी हो गई है उसके वेतन, किसके रिस्पेक्ट में 7200 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 9 8 नहीं 72, 8 100/8 करेंगे कितना आएगा 50/3। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ सकता है आपका 50/3 ऑप्शन में है, अगर इसको और सॉल्व करेंगे, अगर वहाँ और वैल्यू दे दी कैसे करेंगे आप इसको आंसर 50/3, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। और अगर करते हैं कितना आएगा 16 सही 2/3%, अगर ऑप्शन ऐसे दिए तो आंसर ये भी आपका हो सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात करो। तो फ्रेंड जो उनका योगफल 125 है तो इन्हीं का तो योगफल 125 होगा, तो यह सी बात है, यानी ये 5x बराबर किसके है 125 के, तो x बराबर किसके हो जाएगा 5 बच्चे 25 बच्चे 125, तो हो जाएगा 5 10 5 बच्चे 25 25। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, तो पहले संख्या क्या हुई, पहले संख्या 2x है, तो 25 दूना 50, और दो संख्या हो जाए 25 यहाँ 75, यानी 50 और 75 वो दो संख्याएं हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पूरे का अंडर रूट निकालना है। अब कैसे करेंगे, यह प्रॉपर्टीज होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है कुछ नहीं सवाल में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सिंपल आपको रखना है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूल में ना पूरा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे
1 मैंने कॉस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस साइन, कॉस बट्टे साइन में क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कट जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा खाली कॉट थीटा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर ए। तो 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 मैंने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बट्टे आपको ये रखना है साइन बट्टे कॉस बराबर tan होता है, और उसका उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट हमने काट दिया तो क्या चाहिए खाली कॉट थीटा, राइट आंसर का हमारा कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी क्वेश्चन शुरू होती है यहाँ से। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाराज होना, रहस्य की बात दूर से जानना, सब कुछ जानना, इनमें से कोई नहीं। तो फिर उड़ती चिड़िया जानने का मतलब होता है रहस्य की बात दूर से जानना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो फ्रेंड तथैव शब्द का संधि विच्छेद होता है वो होता है ये, तथा प्लस एव, ठीक है ना, और एक मतलब ए हो जाता है ये। तो राइट आंसर किस में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तथैव। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो फ्रेंड जो पंक्तियां हैं, चरण कमल को एक समान बता दिया गया है, जहाँ पे तुलना एक समान हो जाती है ना, उपमेय उपमान एक सब अपने आप में वो हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं अपने आप में। सिंपल, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ आपको, जब सब कुछ इक्वल हो गया है, जब भी कहा चीजें इक्वल हो जाती है वहां पे हमेशा रूपक अलंकार होता है रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? फिर अजात शत्रु का मतलब क्या होता है, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, शत्रु विहीन इंसान। तो तीसरे पर्सन का बोध हो रहा है ना, जब भी तीसरे पर्सन का बोध होता है, जब हम शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो वहां पे कौन सा समास होता है? मैंने कितनी बार बताया आपको मैंने, बहुव्रीहि समास होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। जैसे एक एग्जांपल आपको और समझा दूं, जैसे ताकि दिमाग घुस जाए आप लोगों के, जैसे दशानन, 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला कौन है? रावण। तो रावण ने क्या किया, उसको दशानन बोल दिया हमने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हर्ष का सही विलोम है। हर्ष माने क्या होता है, खुशी का, चीजें जब होती हैं इसका विलोम क्या हो जाएगा, विषाद। हर्ष विषाद बोलते नहीं है, हर्ष विषाद, सुख दुख, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड वैक्यूम। फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम जानते क्या करके आते हैं, आपको गलत क्या करके आते हैं, पहले गलत बताता हूँ। वो ये करके आते हैं, डबल सी करके आते हैं। और देखिए ये ऑप्शन देगा भी आपको, देखिए पहला ऑप्शन दिया वैक्यूम, फटाक से निशान लगा देंगे, जो कि ये है गलत। तो सर राइट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट होता है VAC, इसमें डबल यू होता है, याद रखना। वैक्यूम, वैक्यूम माने क्या होता है, निर्वात। तो राइट आंसर कौन सा का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन इसका ज्यादातर आंसर लोग ए लगा के आते हैं, वैक्यूम, VAC डबल सी कर देते हैं वो लोग, वैक्यूम सोचते हैं डबल सी आएगा इसमें, लेकिन डबल सी नहीं होता है, इसमें डबल यू होता है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ पायस। अब पायस माने क्या होता है, पॉइजनस वाला पायस नहीं है ये, पायस माने होता है जो अपने धर्म के प्रति बड़ा वो होता है, बड़ा धार्मिक इंसान होता है जो इंसान, यानी धर्म मतलब क्या हुआ, रिलीजियस। तो राइट आंसर होगा रिलीजियस। सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है हमको। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ टेरिबल। अब देखो टेरिबल से आप समझ रहे होंगे, मतलब बहुत खतरनाक चीज है टेरिबल के, नहीं जैसे आतंकवादी लोग होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, ऐसी इस नाम से तो टेररिस्ट बना है वो। टेरिबल माने क्या होता है, यानी जो गलत काम वगैरह करते हैं, लोग को परेशान करते हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, वो टेरिबल बोला जाता है। तो उसका उल्टा करना है, अब हमको एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स सूथिंग। अब सूथिंग का मतलब क्या होता है, सूथिंग का मतलब होता है जो परोपकार का काम करता है, लोगों की भलाई करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ही इज सुपेरियर मी। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, जब भी कई तुलना की जाती है ना, तो हमेशा इसका आंसर लोग लगा के रहते हैं बाई मी, ही सुपेरियर बाई मी। बाई नहीं होता, यहाँ पे हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, टू। तो ही सुपेरियर टू मी, वो मुझसे बड़ा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी रखना, जब भी कहीं तुलना आप करेंगे तो हमसे टू का प्रयोग करेंगे, आप प्रीपोजिशन यहाँ पे टू आती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी फाइंड अ वन वर्ड सब्जेक्ट। मतलब इसका एक ऐसे व्यक्ति जो हर किसी से प्यार करता है, उसके दिलों से प्यार, ये लोग नफरत है ही नहीं। इसके लिए एक शब्द बताएं, हिंदी में नहीं होते हैं, एक शब्द बताना, उसे इंग्लिश में भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्ट माने क्या होता है, परोपकारी इंसान। सिंपल है, परोपकार, परोपकारी इंसान तो सबके लिए परोपकार की बात सोचेगा, जाहिर सी बात है। जो बुरे इंसान तो लोगों के लिए बुरा सोचते हैं, जो अच्छे इंसान तो लोग के लिए अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डिस्क ब्रेक में निम्न क्या क्या प्रयोग होता है? तो फ्रेंड डिस्क ब्रेक क्या होता है, जब मैंने आपको ब्रेक पढ़ाया था क्या क्या बताया था मैंने आपको, कैलिपर भी होता है, डिस्क ब्रेकर और डिस्क तो होगा ही होगा, फ्रिक्शन पैड भी होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक मैकेनिकल ब्रेक का हिस्सा नहीं है? ठीक है ना, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, नहीं पूछ रहा है। तो ब्रेक पाइप,
ब्रेक शू, ब्रेक ड्रम, ब्रेक लाइनिंग। तो फ्रेंड ब्रेक लाइनिंग तो होता है, ब्रेक ड्रम भी होता है, ब्रेक शू भी होता है, लेकिन ब्रेक पाइप नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये ब्रेक पाइप किस में होता है, क्वेश्चन में यहाँ से ये बनता है। जो ब्रेक पाइप होता है ये हाइड्रोलिक ब्रेक में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्लच प्लेट किस धातु की बनी होती है। तो क्लच सिस्टम मैंने बहुत अच्छे समझाया था, आपको बताया था। तो जो क्लच प्लेट होती है फ्रेंड किसकी बनी होती है, ये स्टील की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्लच का प्रयोग भारी कॉमर्शियल वाहनों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी मैं समझाया था आपको, भारी कॉमर्शियल वाहनों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां मल्टीप्लेट फ्रिक्शन क्लच का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंजन रेडिएटर ताप का संचरण किसके द्वारा होता है। इंजन रेडिएटर क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या होता है, संवहन होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग में आने वाले जमावरोधी पदार्थ हैं। तो फ्रेंड उसको हमको जमावरोधी पदार्थ ये समझाया, जो मैंने इंडियन कूलिंग सिस्टम आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था ना। एक तो याद होगा आपको एथिलीन ग्लाइकोल ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये तो होता है। एक वुड एल्कोहल भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है। पेट्रोल इंजन संबंधित नहीं है फ्रेंड, तो पिस्टन तरह पिस्टन रिंग ये तो होता है यार, कार्बोरेटर भी होता है, स्पार्क प्लग भी होता है, लेकिन फ्यूल इंजेक्टर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। फ्यूल इंजेक्टर किसमें होता है, फ्यूल इंजेक्टर आपका होता है डीजल इंजन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है, समझाया था मैंने आपको, बताया था क्या होता है, ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु साथ मिलाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी इंजन में सुपर चार्जिंग किस लिए किया जाता है। तो फ्रेंड सुपर चार्जिंग क्यों की जाती है, ताकि उसकी पावर बढ़ सके, यानी शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है, या जब तेल ज्यादा जलने जाता है गाड़ी के अंदर तो क्यों होता है। बेरिंग खराब हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। बाहरी लीकेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मिश्रण रिच हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे ही कारण होते हैं जिसके वजह तेल की खपत है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमारे जेब पे चूना लगते रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन में प्रयुक्त सबसे निचली रिंग को कहते हैं। तो फ्रेंड पिस्टन दो टाइप की रिंग होती हैं, एक होती है ऑयल रिंग और एक होती है कंप्रेशन रिंग। तो जो सबसे निचली रिंग होती है वो होती है हमारी कंप्रेशन रिंग, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे ऊपर अगर पूछेगा तो आप लगाएंगे ऑयल रिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निर्वात क्लच में किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड निर्वात क्लच है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें इंजन की गति का, लुब्रिकेशन का, तांबे की वाइटिंग का, या इंजन मैनिफोल्ड के निर्वात का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब ब्रेक लगाया जाता है तो गतिज ऊर्जा बदलती है। ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, सबसे पहले लेक्चर मैंने ब्रेकिंग सिस्टम पे ही दिया था और सबसे पहले यही चीज मैंने आपको बताई थी ब्रेकिंग सिस्टम में। तो फ्रेंड क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो ऊष्मा एनर्जी यानी हीट में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे एटमॉस्फेयर में द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो राइट आंसर होगा ऊष्मी ऊर्जा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंक शाफ्ट तक कौन पहुंचाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये, क्योंकि अभी रेलवे के जो लास्ट टाइम रेलवे के पेपर हुए थे टेक्निकल वाले जो एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड जो क्रैंकशाफ्ट तक जो पहुंचाता है एनर्जी को, पहुंचाता है आपका कौन, पिस्टन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है। तो फ्रेंड ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, और निचली सीमा कहलाती है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। टीडीसी और बीडीसी कहलाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहां से रेंजिंग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो फ्रेंड मान लेते हैं ये पंक्ति है, वो यहां से भी देखा तो 14वें स्थान पर आ रहा है, और जब यहां से भी देखा तब भी 14वें स्थान पर आ रहा है। तो जब भी ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला होता है, दोनों ओर से पहले कितना नंबर है, 14 नंबर है, दोनों से पहले ऐड कर लो उसको, 14 14 28, और एक संख्या दो बार काउंट हो गई है ना, आपको दिख ही रहा है, तो एक माइनस कर दो, कितने हो गया 27। तो कितना आंसर आएगा, 14 प्लस 14 माइनस 1 आ गया 27, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, ठीक है ना। बहुत ईजी होते हैं सवाल ये सीटिंग अरेंजमेंट वाले। अगला सवाल है, इसमें हमको अगला चीज बताना है, 6 12 20 30 क्वेश्चन मार्क 56 72। तो लॉजिक होते हैं, 6 से 12 20 30 प्लस 6 हो रहा है, प्लस 8 हो रहा है, प्लस 10 हो रहा है। अगर प्लस 2 बढ़ाते तो प्लस 12 आना चाहिए अगली संख्या। प्लस 12 के कितना 42, 42 ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारा होगा 42। अब 42 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो कितना 56 हो जाएगा, यहाँ आंसर हमारा सही है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, ए बी का पुत्र है और सी का पिता है, तो बी का संबंध सी से क्या होगा? तो यहाँ एक ही बात हो रही है फ्रेंड, ए क्या है, बी का पुत्र है, तो बी यानी इसके पिताजी होंगे या माता होंगी, जो भी होंगे, तो बी का दर्जा तो ऊपर रहेगा, इसके नीचे ही आ जाएगा। अब सी का पिता है, यानी जो ए है, एक ही बात कर रहा है वो, ए क्या है, सी का पिता है, यानी सी इसके नीचे आ जाएगा, इसका पिता है, यानी ये मेल है, ये तो समझ में आ गया हमको। तो बी का संबंध सी से क्या होगा? क्या होगा? यानी जैसे देखो, दादा पोता पुत्र पिता, यानी ये भी मेल ही है, यानी बी क्या है, जो ए के जो पिता है, वो बी जो है वो पिता है, माता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिखाया तो सब सारे ऑप्शन मेल वाले दिए हुए हैं। अब देख ले क्या होगा, क्या आंसर बनेगा, आपको देखो समझ में आ रहा होगा यार आपको। देखो, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, तो ये कौन इसका हो गया, इसका दादा नहीं हो गया। लेकिन बी का संबंध सी से पूछा, बी सी का क्या लगेगा, बी सी का लगेगा का दादा, तो बी सी का क्या लगेगा, दादा। और अगर सी बी का पूछता, सी का संबंध बी से, तो आंसर बदल जाता है आपका, तब सी का बी का लगेगा पोता, तो आप आंसर डी लगाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई और फिर वह दाएं मुड़ गई और बाद में पुनः दाएं मुड़ गई, तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले क्या कह रहा है, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा चलना किया, मान लो उसका घर यहाँ पर है, उत्तर दिशा ही नहीं ऊपर क्यों चली। उसका क्या कह रहा है, बाएं मुड़ी, बाएं को ना इधर मुड़ी, फिर दाएं मुड़ गई, तो दाएं मुड़ गई तो इधर मुड़ गई, फिर पुनः दाएं मुड़ गई तो फिर दाएं मुड़ गई, तो अब उसका चेहरा की दिशा की ओर है। तो फ्रेंड्स चेहरा की दिशा की ओर है, देख रहे हैं किधर है, ये पूर्व दिशा हो गई, तो राइट आंसर होगा पूर्व दिशा की ओर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग। अमेरिका इतना कोडिंग करेगी, इंडिया की कोडिंग है, तो कनाडा कोडिंग क्या होगी? तो ये बहुत ईजी सवाल होते हैं फ्रेंड, और ये सवाल रेलवे में तो बहुत आते हैं। कनाडा, तो सी की कोडिंग यहाँ से निकाल लो, सी का क्या लिखा है, सी का देखो, अमेरिका में सी का कोड मिल जाएगा आपको 5। ए का कोड क्या है, ए का कोड है आपका, इंडिया में ए लास्ट में 1 है, तो 1 5151, यानी आंसर बी या सी में से एक हमारा होगा। तो एक आंसर और मिला लेते हैं, 8 या 9 दे रखा, तो एक आंसर अगर एन का मिल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। इंडिया में एन 8 है, तो आंसर हमारा बी सही होगा, हमारा और मैंने जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको सब मिला के दिखाया था मैं। ए का मान फिर 1 आ जाएगा, डी का मान क्या है, इंडिया में डी का मान कितना है, 9 है, ए का मान फिर 1 आ गया, 51 81 91, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए। और आज से हमारी मॉडल पेपर सीरीज खत्म होती है एनसीएल की, क्योंकि एनसीएल की एग्जाम खत्म ही हो गया, कल से एग्जाम, कल तो आपका एग्जाम ही है। और ऑल द बेस्ट आप लोगों को मेरी तरफ से। सुबह आपको एक मोटिवेशन वीडियो मिलेगी आपको, और शाम को भी, रात में वीडियो भी और मिलेगी आपको करंट अफेयर की टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और एग्जाम अच्छे से करके आ जाएगा, मेरे दुआ आप लोगों के साथ में है। और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी अच्छी भी करी होगी और आप अच्छा से एग्जाम दे के आएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो की पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन जल्दी कर लीजिए मेरा, क्योंकि अब रेलवे सीरीज भी शुरू होने वाली है 1 दिसंबर से। मैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी भी शुरू कर रहा हूँ, जो कि बाइलिंगुअल क्लास चलेगी अब मेरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हुआ करेगी, ठीक है। तो किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी कि सर आप इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी वाले ये नहीं कहेंगे कि हमको हिंदी भी नहीं पढ़ाते, ठीक है फ्रेंड। तो तैयारी कीजिए, वक्त को, आज का दिन है, इसको पूरा सदुपयोग कीजिए इसका। थैंक यू।